क्योंकि आजकल के मॉडर्न जैनी साधु आमतौर पर ऐसा ही लिबास पहनते हैं। सिर्फ कट्टर किस्म के जैनी साधु या तो नंगे रहते हैं और या फिर सफ़ेद खद्दर का कुर्ता और धोती पहनते हैं। अब तुम आराम करो। मैंने पूछा, मुझे अहमदाबाद किस वक्त रवाना होना होगा? शेर अली ने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, ये बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया था। वो ऐसा है कि मैंने परोड़ा एक्सप्रेस में तुम्हारी सेकंड क्लास की सीट रिजर्व करवाती है। तुम्हें सबसे पहले अहमदाबाद जाकर करीम भाई से मुलाकात करनी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पर मिलेगा। तुम्हें उसकी फ़ोटो भी दिखा दी है। तुम्हारी गाड़ी सुबह 6:15 बजे नई दिल्ली के स्टेशन से चलेगी। अब तुम सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। शेर अली दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और जैन मत के बानी के बारे में उसने मुझे जो अंग्रेज़ी किताबचा दिया था उसका मुताला करने लगा। ये कोई 150 सफ़े की किताब थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे सारी किताब पढ़ ली। इस किताब से जैन मत के बानी और जैन धर्म के मुताल्लिक मेरी मालूमात में बड़ा अहम इजाफा हुआ। शेर अली ने मुझे जगा दिया। पिछली गली वाली सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में खामोशी से बैठ गए। सर्दियों के मौसम में सुबह 5 बजे तक हल्का हल्का अंधेरा बाकी रहता है। नई दिल्ली की सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं। गाड़ियों की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई थी। शेर अली ने नई दिल्ली के स्टेशन से कुछ फासले पर ही गाड़ी को रोक दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, खुदा पर भरोसा रखना, तुम्हारे सामने बड़ा अहम मगर खतरनाक मिशन है। एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगा, कमांडो जासूस के हर वक्त पकड़े जाने का खतरा होता है। अगर कभी पकड़े गए और दुश्मन के तशद्दुद की अजियत बर्दाश्त न कर सकें और मौत सामने आकर खड़ी हो गई तो हम में से किसी का नाम जबान पर न लाना। मैंने शेर अली का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा, इससे पहले कि आप लोगों का नाम मेरी जबान पर आए, मेरी जबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होगी। शेर अली ने गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे गले लगाया और मुझसे मजीद कोई बात न की। खुदा हाफिज भी न कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब बहुत शानदार हो गया है। कहते हैं किसी जमाने में ये छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। बाहर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी। सुबह हो रही थी। टिकट मेरे पास ही था। मैं गेट पर टिकट चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया और सेकंड क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गया। बरोड़ा एक्सप्रेस ने दिल्ली से आना था। वो कुछ लेट आई। मेरी सीट सेकंड क्लास में रिजर्व थी। ये 4 सीटों वाला डिब्बा था। 3 और मुसाफिर पहले से बैठे थे। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। नई दिल्ली से अहमदाबाद तक काफी लंबा सफर था। ट्रेन पूरे राजस्थान में से होकर गुजरी। रास्ते में जो बड़े बड़े शहर आए उनके नाम मुझे आज भी याद हैं। पहले अलौर का स्टेशन आया, फिर जयपुर और अजमेर शरीफ आए। उसके बाद बिवार और उदयपुर के स्टेशन भी गुजर गए। उसके बाद अहमदाबाद तक कोई बड़ा शहर ना आया। ट्रेन काफी देर तक चलती रही। मैं दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचा। रास्ते में एक जगह ट्रेन को लाइन ज़ेरे तामीर होने की वजह से काफी देर रुकना पड़ा। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन मैंने इससे पहले नहीं देखा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई। मैं एक पुलिस से पूछकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया। मैं बुक स्टॉल तलाश करने लगा। आखिर एक जगह मुझे काउंटर के ऊपर रिसाले और किताबें वगैरह नजर आईं। मैं बुक स्टॉल की तरफ बढ़ा। बुक स्टॉल के कोने में एक शख्स काउंटर पर कोहनी टिकाए बड़े सुकून से खड़ा बीड़ी पी रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये करीम भाई था। मैंने आगे बढ़कर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और उससे मुसाफा किया। करीम भाई ने कोड अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझसे पूछा, आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। मैंने उसके जवाब में खुफिया जबान में कहा, मुझे शेर के शिकार का शौक है। क्या तुम मुझे शेर के शिकार के लिए ले चलोगे? करीम भाई ने बीड़ी फेंक दी और हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर स्टेशन से बाहर आ गया, जहां वाकई मौसम बड़ा खुशगवार था। सर्दी न होने के बराबर थी। मैंने जैकेट के बटन खोल दिए। स्टेशन के बाहर बड़ी रौनक थी। गुजराती लोग धोती कुर्ता पैंट कमीज पहने सड़क पर आ जा रहे थे। उनके रंग जर्द थे। गुजराती औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में मलबूस थीं। कुछ शलवार कमीज वाली औरतें भी नजर आईं। सड़क पर खूब ट्रैफिक थी। सामने एक दीवार पर फिल्मों के गुजराती और हिंदी जबानों में लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक तरफ रिक्शा और टैक्सी स्टैंड था। कई मर्दों ने कंधों पर छतरियां लटका रखी थीं। करीम भाई मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरे और अपने दरमियान फासला रखना चाहता है। मैंने उसके करीब होने की कोशिश न की। एक तरफ पार्किंग स्टैंड पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। करीम भाई ने एक पुरानी बोसीदा सी नस्वारी रंग की छोटी मोरिस गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। गाड़ी स्टेशन के अहाते से निकलकर अहमदाबाद के बाजारों में से गुजरने लगी। उस वक्त तक अहमदाबाद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था, लेकिन कुछ अरसे बाद शहर की तमाम सड़कों, मोहल्लों और मॉडर्न बस्तियों और कॉलोनियों से वाकिफ हो गया था। चुनाचे मैं यहाँ ये जाहिर नहीं करूँगा कि करीम भाई मुझे शहर से बाहर कौन सी बस्ती और इलाके में ले गया
उसने गाड़ी एक जगह दरख्तों के पास खड़ी कर दी जहां आसपास आबादी काफी फासले पर थी। दूर रेलवे लाइन थी जहां एक मालगाड़ी गुजर रही थी। करीम भाई मुझे साथ लेकर एक तरफ चल पड़ा। ये गैर आबाद इलाका था। एक जानिब काफी दूर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। एक क्वार्टर नुमा खपरेल की दिलवान छत वाला शिकस्ता सा मकान आ गया जिसके अहाते में लकड़ी के पुराने खोखे और रेफ्रिजरेटरों के खाली खोल और इधर उधर पड़े थे। उन पर जंग लग रहा था। क्वार्टर के आगे छोटा सा वरांडा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर कमरे का दरवाजा खोला। हम अंदर चले गए। ये छोटा सा मामूली सामान वाला कमरा था। एक पुराना पलंग, 2 बेद की कुर्सियां, एक स्टूल, एक तपाई थी। दीवारें बिल्कुल खाली थीं। एक खिड़की थी जो पिछली तरफ निकलती थी। करीम भाई ने खिड़की खोली और दूसरी तरफ ताड़ के दरख्त नजर पड़े और ताज़ा हवा अंदर आई। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। किचन बरामदे में एक तरफ बना हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और करीम भाई के बारे में सोचने लगा कि ये किस किस्म का आदमी है। हकीकत यह है कि उस शख्स ने मुझे ज़रा मुतासिर न किया। शेर अली के बयान के मुताबिक उस शख्स को मेरे इंतहाई अहम मिशन में बड़ा खास रोल अदा करना था, मगर मुझे नहीं लगता था कि ये शख्स करीम भाई इतने जिम्मेदार फ़राइज़ को अदा कर सकेगा। लेकिन बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ये शख्स वाकई कमाल की खूबियों का मालिक था। उसने शहर के एक बाजार में टीवी और रेफ्रिजरेटरों की मरम्मत की दुकान खोल रखी थी। उम्र 40 के करीब थी। शादी नहीं की थी। अपनी दुकान के ऊपर चुबारे में अकेला रहता था। महल्ले की मस्जिद और जैन मंदिर को हर माह बाकायदगी से चंदा देता था। जैनी हिंदुओं पर असर डालने के लिए उसने अपनी दुकान के आगे प्लास्टिक का टब रखा हुआ था जिसमें हर रोज वो पिसा हुआ नमक डाला करता था। गायें वहां से गुजरते हुए नमक चाटा करती थीं। अहमदाबाद में ये बात मैंने खास तौर पर देखी थी कि जैनी हिंदू, जिनकी अहमदाबाद में अक्सरियत थी, गायों को नमक चटाते थे। आवारा गाय और बैल गली मोहल्लों में आम घूमते थे। हिंदू औरतें उनके आगे नमक और चारा डालती थीं। जैन मत के 2 अहम फ़िरके हैं। एक फ़िरके का नाम दिगंबर है, दूसरे फ़िरके का नाम सुतंबर है। दिगंबर फ़िरके के जैनी साधु नंगे होते हैं, यानी वो कोई लिबास नहीं पहनते। गलियों बाजारों में अल्फ नंगे चलते फिरते हैं। हिंदू औरतें घरों से निकलकर इन नंगे दिगंबर साधुओं को दही, खीर, आलू भाजी और पूड़ियों से तवाज़े करती हैं। दूसरे फ़िरके सुतंबर के साधु सफ़ेद लिबास पहनते हैं और अपने मुंह पर एक सफ़ेद रुमाल बांधे रखते हैं ताकि कोई जरासीम उनके मुंह में दाखिल होकर हलाक न हो जाए। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा यानी अदम तशद्दुद एक अहम तरीन अकीदा है। ये लोग किसी जानवर, कीड़े मकोड़े, मक्खी तक को नहीं मारते। चारपाइयों में अगर खटमल पड़ जाएं तो ये लोग उन्हें भी नहीं मारते। उसका इलाज ये करते हैं कि दिन के वक्त खटमलों वाली चारपाई पर किसी मजदूर को पैसे देकर सुला देते हैं। खटमल जी भर कर उस मजदूर का खून पी लेते हैं। फिर ये जैनी रात को जब उस चारपाई पर सोते हैं तो खटमल उन्हें कुछ नहीं कहते। आगे चलकर मैं जैन धर्म के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। बहरहाल करीम भाई मेरे बड़े काम के आदमी निकले। शेर अली ने यूं ही मुझे उस आदमी के पास नहीं भेजा था। उस शख्स में बुनियादी बात यह थी कि वो सच्चा मुसलमान और इस्लाम और पाकिस्तान का शहदाई था। उसका ईमान था कि मजबूत पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के 12 करोड़ गुलाम मुसलमानों की निजात वाबस्ता है। बाद में जब मैंने करीम भाई से पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसी औलाद नहीं पैदा करना चाहता जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलाम बनकर जिंदगी बसर करे। करीम भाई किचन में से 2 प्यालियां चाय की बना कर ले आया। कहने लगा, इस क्वार्टर को खरीद कर मैंने अपना गोदाम बनाया है। बज़ाहिर ये गोदाम है मगर इसके नीचे एक खुफिया तहखाना है जिसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी तुम्हें और मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हम चाय पीने लगे। करीम भाई ने बीड़ी सुलगा ली। कहने लगा, तुम सबसे पहले हिंदुस्तान में आम बोली और लिखी जाने वाली हिंदी ज़बान सीखनी होगी। ये मैं तुम्हें 4 महीनों में सिखा दूंगा। ये कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। हिंदी बोलना, लिखना और समझना तुम्हारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ मगर तुम्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस क्वार्टर में रहना होगा। मैंने कहा, मैं तो मंगलसूत्र लेने के लिए सावर्धन अवतार की मुड़ी पर बीकानेर भी जाना है। करीम भाई ने बीड़ी का कश लगाने के बाद कहा, वो मुझे सब मालूम है, उसकी तुम फिक्र न करो। वहाँ तुम किसी भी वक्त जा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मुस्तकिल तौर पर इस क्वार्टर में रहकर मुझसे हिंदी ज़बान सीखनी होगी। हिंदी ज़बान जाने बगैर अपने मकसद की तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। यहाँ किचन में तुम्हें ज़रूरत की हर शय मौजूद मिलेगी। मैं रात को तुम्हें हिंदी पढ़ाया करूँगा। साथ वाले कमरे में मैंने तुम्हारे लिए धोती कुर्ते के 2 जोड़े रख दिए हैं। ये लिबास उतार कर उन्हें पहन लेना। यहाँ कभी कोई नहीं आता। अगर कोई भूला भटका आदमी आ जाए तो तुम्हें जैनी हिंदू बनकर उससे बात करना। जैन मत के बारे में तुम बहुत इल्म रखते हो। ये बात मुझे शेर अली ने अपने खुफिया पैगाम में बता दी थी। अब मैं चाहता हूँ रात को किसी वक्त आऊँगा।
किचन में तुम्हारे लिए काफ़ी राशन मौजूद है, खाना वगैरह तुम खुद तैयार कर लोगे, अब मैं रात को आऊँगा। करीम भाई चला गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जल्दी आपको उस मकाम पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से मेरे असल मिशन का आगाज़ होता है। मुख्तसर ऐसे कि मैं 3 महीने करीम भाई के उस वीरान क्वार्टर में रहा। इस दौरान करीम भाई ने मुझे उस तरीके से हिंदी ज़बान पढ़ाई कि मैं उस ज़बान को बोलने समझने और उसे लिखने के काबिल हो गया। इस दौरान करीम भाई 2-3 बार क्वार्टर के पिछले कमरे के नीचे जो तहखाना था वहाँ अकेला ही गया। मुझे उसने तहखाने में जाने की इजाज़त न दी। मैंने उसकी ज़रूरत भी महसूस न की। मेरी सारी तवज्जो हिंदी ज़बान सीखने की तरफ थी। जब मुझे हिंदी ज़बान में काफ़ी शुद्ध हो गई और मैं ये ज़बान पढ़ने के काबिल हो गया तो करीम भाई ने एक रात मुझे अपने सामने बिठा लिया और बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तुमने जो अपना नाम दास वरथना रखा है ये बिल्कुल मौजू नाम है। अब तुम इसी नाम से यहाँ के ऊंचे तबके की सोसाइटी में अपना तारुफ करवाओगे। तुमने मूछें भी बढ़ा ली हैं, इनको ज़्यादा ना बढ़ाना, बस इसी तरह छोटी ही रखना। बालों को ज़रा और बढ़ाकर उनके पट्टे बना लो और जब बेकनीज़ जाने लगो तो माथे पर जैन मत का सुर्ख तिलक ज़रूर लगा लेना। मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई मुझे ये बताओ कि जहाँ रॉ के कश्मीर अफेयर्स वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज होकलदास पांडे से रवाबत पैदा करने के लिए किस रास्ते से होकर जाना होगा। करीम भाई मुस्कुराया। इंडिया की ऊंची सोसाइटी, ख़ास तौर पर हिंदू सोसाइटी में राह रस्म बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो शराब और औरत है। शराब तुम नहीं पियोगे क्योंकि तुम एक जैनी विद्वान और जैन धर्म के कट्टर पैरोकार की हैसियत से गोकुलदास पांडे तक पहुंचना चाहते हो। इसके लिए भी किसी औरत का सहारा बहुत ज़रूरी है। तुमने सुना होगा, बल्कि अखबारों में छपी हुई तस्वीरों में देखा होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा लीडर गांधी भी 2 नौजवान लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर जलसे जुलूसों में आया करता था। यहाँ इस किस्म की बातों को बुरा नहीं समझा जाता। ऊंचे तबके की हिंदू सोसाइटी किस कदर मादर पिदर आज़ाद है इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद आगे चलकर हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी मालूमात के हवाले से इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि रॉ हेड ऑफिस के इंचार्ज और इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, कट्टर जैनी गोकुलदास पांडे की सिर्फ एक ही औलाद है और वो एक जवान लड़की है जिसका नाम मीनाक्षी है। वो बड़ी तालीम याफ्ता लड़की है, उसने शादी नहीं की, वो शादी के खिलाफ है, आज़ाद ख्याल और पूरी फैशनेबल लड़की है। जहाँ अहमदाबाद में एक पक्की उम्र की खुश शक्ल हिंदू औरत रीना लेनी साराबाई ने अपना एक डांस सेंटर खोल रखा है। गोकुलदास पांडे की इकलौती बेटी मीनाक्षी उसी डांस सेंटर में म्यूजिक और डांस की तालीम हासिल कर रही है। तुम्हें मीनाक्षी तक रसाई हासिल करनी होगी। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीनाक्षी के जरिए तुम बड़ी आसानी से रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज GD पांडे तक पहुंच सकोगे। लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें बीकानेर सावर्धन की मुड़ी पर जाकर मंगलसूत्र हासिल करना होगा। मैंने उसे पूछा कि बीकानेर वहाँ से कितनी दूर है और मुझे किस रोज़ वहाँ जाना होगा। करीम भाई ने जवाब दिया, तुम इस्लाम के कमांडो सिपाही हो और कमांडो स्पाई के पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं होता। तुम कल सुबह बीकानेर की तरफ रवाना हो जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ाऊंगा। बीकानेर के लिए अहमदाबाद से सुबह सुबह एक ट्रेन रवाना होती है। तुम उस ट्रेन के जरिए बीकानेर पहुंचोगे। आगे तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। मैं गौर करने लगा। बहुत ही बातों पर मुझे गौर करना पड़ा। मैं कांटों से भरे हुए एक जंगल में दाखिल हो रहा था। उसमें दाखिल होने से पहले मुझे कई बातें सोचनी थीं, कई बातों पर गौर करना था। करीम भाई कहने लगा, तुम्हारे इस प्रो टैबलेट बम की 15 टिक्कियां मैंने नीचे तहखाने में संभाल कर रखी हैं। इन बमों का फार्मूला भी उनके साथ ही मेरे पास महफूज है। जिस वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल का वक्त आएगा तुम जहाँ से ले जा सकते हो। तहखाने की एक फालतू चाबी मैंने पिछले कमरे में लकड़ी की जो अलमारी है उसके ऊपर रख दी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। करीम भाई मुझे दूसरे कमरे में ले गया जहाँ फर्श एक मैली कुचैली सी दर्री से ढका हुआ था। कोने में लकड़ी की बड़ी अलमारी थी। करीम भाई ने ऊपर हाथ डालकर चाबी ली, फिर कोने में एक जगह दर्री को फर्श पर से हटाया। नीचे लकड़ी के फर्श में एक जगह से चौखट्टा हटाया। नीचे लकड़ी का जीना उतरता था। आगे छोटा सा दरवाजा था जहाँ ताला लगा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर ताला खोला। दरवाजा खोलकर अंदर बटन दबाया। तहखाने में धुंधली सी रोशनी हो गई। जहाँ छोटी मेज के आमने सामने 2 स्टूल पड़े थे। दीवार के सामने अलमारी थी। करीम भाई ने अलमारी का निचला खाना खोला और उसके अंदर 2 ट्रांसमीटर रखे थे। एक रेडियो ट्रांसमीटर था जिसके जरिए पैगाम बोल कर दिया भी जा सकता था और पैगाम सुना भी जा सकता था। दूसरा छोटा ट्रांसमीटर था जिसके जरिए सिर्फ पैगाम के सिग्नल ही दिए जा सकते थे। करीम भाई ने मुझे दोनों ट्रांसमीटर दिखाए। इन पर दिल्ली में शेर अली और कश्मीर में कमांडो शेरवान के साथ हमारा राब्ता कायम रहेगा।